ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज अपना लेक्चर सरफेस टेंशन पर, जो कि हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। लास्ट की कुछ प्रॉपर्टीज बच गए हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। दैट्स इट। आज का लेक्चर का यही रहेगा आउटफ्लो कि पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं 2 या 3, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हैं, और न्यूमेरिकल से आपको आइडिया होगा कि इस चैप्टर के किसी भी तरह के जो न्यूमेरिकल है कैसे हैंडल करने हैं। तो मैंने 5-6 न्यूमेरिकल लिए आज, तो सबको करेंगे वन बाय वन। सो बी रेडी फॉर इट। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन पर अगर आपने कुछ इफेक्ट ऐड करना चाहा है। क्या कि मान लेते हैं हम वाटर का सरफेस टेंशन जानते हैं, लेट्स से इट्स 0.0465 न्यूटन पर मीटर। क्या हो अगर उसी वाटर में नमक को डाल दिया जाए, या फिर किसी ऐसे सब्सटेंस को डाल दिया जाए जो सोल्यूबल नहीं है ना। शुगर प्रोडक्ट को डाल दिया जाए, ग्लूकोज डाल दिया जाए, तो ये सारी चीजें आज हम कंसिडर करने वाले हैं। यानी इम्प्योरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? impurity here means we are adding some other substance in for a given liquid। ओके, यानी कि हम वाटर के रेस्पेक्ट में सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं कि वाटर हमारे पास ऑलरेडी है, उसका सरफेस टेंशन वी नो 0.04 समथिंग वॉट एवर। ठीक है, अब उसी वाटर लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। कौन सी इम्प्योरिटी? पहला इम्प्योरिटी सोल्यूबल, यानी कि एक ऐसा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं जो सोल्यूबल हो उसमें, यानी कि पानी में जाके मिल जाए, है ना, घुल जाए उसमें, जैसे नमक होता है, सॉल्ट, NaCl। दूसरा दूसरे टाइप का इम्प्योरिटी है स्प्रैंजली सोल्यूबल, मीन्स जो बहुत ही कम घुलनशील हो, यानी कि ज्यादा घुलनशील नहीं होगा, तो वो क्या है, स्प्रैंजली सोल्यूबल। ठीक है, उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। चलिए, तीसरा है इनसोल्यूबल, जो बिल्कुल ही सोल्यूबल नहीं हो, उस केस में क्या होगा। तो तीनों ही केस में हम पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है फॉर ए गिवन लिक्विड। चलिए, तो 3 तरह की इम्प्योरिटी है। पहला है सोल्यूबल के लिए, दूसरा है स्प्रेंजली सोल्यूबल, यानी कि बहुत कम घुलनशील हो लेकिन घुलनशील होगा थोड़ा बहुत, और तीसरा फाइनली ये रहा कि इनसोल्यूबल के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो 3 लोगों के लिए हम बात करने वाले हैं। पहला इनसोल्यूबल, ठीक है ना, इनसोल्यूबल हो गया, स्प्रैंजली सोल्यूबल हो गया, ठीक है, एंड देन सोल्यूबल। तो 3 लोगों के लिए बात करेंगे। ठीक है ना, वैसे इसमें इतना डीप नहीं है, केवल ऐसे एग्जाम्पल टाइप इसे समझना है ना, और पॉइंट टू पॉइंट नहीं याद रखना। When soluble substance such as common salt, that is sodium chloride, is dissolved in water, the surface tension of water increases. The surface tension of water increases। ठीक है, बढ़िया है। क्यों इंक्रीज हो रहा होगा, ये रीजन हम खुद से ही दे सकते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा गहरा सोचने की जरूरत नहीं है। सरफेस टेंशन इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स क्या हो रहा होगा कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में सरफेस टेंशन बढ़ गया होगा, यानी कि सर कोहेसिव फोर्स जो है लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बढ़ गया होगा, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। तो सिंपल याद रखना है, इफ वी एड soluble substance in a water, then what will happen, the surface tension increases। ठीक है, सोल्यूबल अगर ऐड किया है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए, अगला हम पढ़ते हैं। अगला क्या है, वेन एक स्पॉन्जली सोल्यूबल, यानी कि ऐसा सब्सटेंस हमने मिलाया है जो बहुत कम घुलनशील है, पूरी तरह से कभी घुल मिल नहीं पाएगा इन वाटर, सच एज फिनॉल और ए डिटर्जेंट। तो फिनॉल या डिटर्जेंट जो हम होता है देखते हैं क्या, कि जैसे ही पानी में आपने डिटर्जेंट मिलाया, तो ऊपर वाली जो सरफेस पर है वहां डिटर्जेंट का कुछ ज्यादा लेयर बनता है, फिर नीचे कम कम कम, और सबसे ज्यादा वो पड़ा रह जाता है लिक्विड के कुछ सॉरी उसके डिटर्जेंट के पार्टिकल। फिर सुनिए, ये कहना चाहता हूँ कि अगर डिटर्जेंट को आपने पानी में डिसोल्व किया है, तो हर एक जगह वो सेम अमाउंट में डिसोल्व नहीं होता है। इट्स ए कॉमन एक्सपीरियंस विच वी नो। तो उसे हमने इस कैटेगरी में रखा है स्पेंजली सोल्यूबल। तो एग्जाम्पल था डिटॉल हो, सॉरी फिनॉल हो गया और डिटर्जेंट हो गया। इज मिक्स्ड विथ वाटर, देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। मतलब क्या हो रहा होगा, अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम हो गया है। अब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम हो गया, किसके मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, है ना। तो हर बार हम जो कह रहे हैं ना सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है,
वो वाटर के लिए ये कह रहे हैं कि वाटर में किसी और को ऐड करने पर क्या हो गया है। तो सोल्यूबल को ऐड किया था तो सरफेस टेंशन इंक्रीज किया था। स्पॉन्जली सोल्यूबल को ऐड किया तो क्या हो गया कि सरफेस टेंशन कम हो गया। कम हो गया दैट मीन्स लिक्विड लिक्विड यानी वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम हो गया। ठीक है, चलिए अब ऐसा हम देखते हैं डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट का यूज भी है कि जैसे ही वाटर में हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट को मिक्स करते हैं तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन बनेगा और उस सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या होता है, कम होता है रिलेटिवली विद रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या कहा मैंने कि वाटर के साथ आपने डिटर्जेंट मिक्स किया, दोनों को मिक्सअप करने से जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन होता है कम होता है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। क्यों कम होता है, क्योंकि जो लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। ठीक है, अब कम होने का फायदा क्या, कम होने का फायदा ये है कि जैसे ही हमने, जैसे क्लोथ वॉश करना है, कपड़े आपको धोना है, ठीक है, तो कपड़े धोने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में सबसे पहले डिटर्जेंट मिक्स करते हैं। डिटर्जेंट मिक्स करने से अब जो सॉल्यूशन बना है उसका सरफेस टेंशन क्या हो गया है, कम हो गया है। चलिए ठीक है, अब सरफेस टेंशन कम होने से क्या हो गया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे और नहीं करने की वजह से ही जो डर्ट होगा कपड़ों के अंदर वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यही इसका एक रीजन होता है। ठीक है, so a detergent powder is mixed with water to wash clothes. Due to this, the surface tension of water decreases. Due to this, surface tension of water decreases and water makes good contact with the fabric and is able to remove tough stains. ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया था, एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो गया कि हाँ डिटर्जेंट का यूज क्यों होता है, क्योंकि वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है और कम करने से वो धूल या डस्ट डस्ट पार्टिकल जो होंगे आसानी से बाहर ले जा सकता है। फिर से बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि वाटर में आपने क्या किया, डिटर्जेंट को मिक्स किया। डिटर्जेंट को मिक्स करने से सरफेस टेंशन वाटर का कम हो गया। वाटर का कम हो गया सरफेस टेंशन, उसकी वजह से वाटर वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को कम अट्रैक्ट कर रहे हैं। कम अट्रैक्ट करने की वजह से जैसे ही अब आप उस पानी को कपड़ों पे डालोगे तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मतलब क्या करेंगे, दूर ही रहेंगे दूसरे से। तो उस वजह से क्या करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल या डर्ट पार्टिकल जो भी होंगे उन सबको अपने साथ लेके चल जाएंगे। तो यही एक रीजन होता है कि हाँ डिटर्जेंट इज गुड इन ऑर्डर टू वॉश द क्लॉथ। उम्मीद है धोया होगा आपने कपड़ा, नहीं धोया तो धोना सीखिए। चलिए थर्ड में आते हैं। तो सोल्यूबल में सरफेस टेंशन कम होता है, स्प्रैंजली सोल्यूबल में सरफेस टेंशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीज हुआ। ठीक है ना, तो में डिक्रीज हो गया, सोल्यूबल था, स्प्रैंजली सोल्यूबल था, है ना, तो इसमें सरफेस टेंशन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। इसमें जो भी था इंक्रीज या डिक्रीज देख लें। अब इसमें आते हैं, when insoluble impurity is added to water। insoluble अब क्या है, ना सोल्यूबल है ना स्पॉन्जी सोल्यूबल है, अब कंप्लीटली क्या है, इनसोल्यूबल है। ठीक है ना, तो उसमें इंक्रीज होता था किसमें, सोल्यूबल में, है ना, क्योंकि इंक्रीज कर गया है तो सॉरी सोल्यूबल है तो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। when insoluble impurity is added into water, surface tension of water decreases। अगर कंप्लीटली इनसोल्यूबल है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। ओनली एंड ओनली सोल्यूबल के केस में ही सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर स्प्रैंजली सोल्यूबल हो या फिर इनसोल्यूबल हो, दोनों के ही केस में सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि सिंपल सा रीजन है, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स अब कम हो जाता है। तो इसके केस में उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम इन ऑर्डर टू वॉश द क्लॉथ। इसमें क्या करेंगे देखिए, when impurity gets added to any liquid, the cohesive force of that liquid decreases, which affect the angle of contact
सही है, कोहेसिव फोर्स कम होगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी उससे इफेक्टेड होगा। एंड हेंस द शेप ऑफ द मेनिस्कस, ठीक, कोहेसिव फोर्स कम हुआ तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी इफेक्टेड हुआ, उसके इफेक्टेड होने से शेप ऑफ द मेनिस्कस ये भी इफेक्टेड हुआ। एग्जाम्पल ये लिखा है, इफ मरकरी गैदर्स डस्ट, अगर मरकरी, सिंपली हम देखते हैं कि मरकरी को अगर ग्लास सरफेस पर फ्रीली ऐसे रख दिया जाए तो वो स्फेरिकल होती है। लेकिन अगर इफ मरकरी गैदर्स डस्ट then its surface tension is reduced. It doesn't form spherical droplet unless the dust is completely removed. अब डस्ट क्या है, मरकरी के लिए यहाँ पर insoluble था, यानी उसके साथ मिक्स नहीं हो सकता, तो उसने सरफेस टेंशन क्या कर दिया, कम कर दिया। कम कर दिया तो क्या होगा, अब मरकरी और मरकरी के बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम होगा। कम होगा तो ये मॉलिक्यूल इसे कम खींचेगा तो स्फेरिकल नहीं होगी। तो वो क्या कहना चाहता है कि स्फेरिकल होगी इफ डस्ट इज रिमूव्ड कंप्लीटली। ठीक है, तो ये था इसका अच्छा सा एक एक्सप्लेनेशन, उम्मीद है अच्छा रहा होगा, है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो सब पूछ लेना। वैसे थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हैं समझने लायक। क्या थे, पहला, सोल्यूबल है तो सरफेस टेंशन विल इंक्रीज, ठीक है। स्प्रॉन्जिली सोल्यूबल या फिर इनसोल्यूबल हो तो सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। इंक्रीज क्यों कर रहा था, क्योंकि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में सरफेस टेंशन, सॉरी, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और सरफेस टेंशन डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया होगा, है ना। तो फिर से देख लीजिए एक बार, क्या था, एक था सोल्यूबल, एक था स्प्रॉन्जिली सोल्यूबल, एक था अपना, एक था टाइगर, नहीं, स्प्रॉन्जिली सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल के केस में हो जाता है क्या, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है, इसमें भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसकी इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू वॉश द क्लॉथ। इसका हमने देखा एग्जांपल मरकरी विद डस्ट, कि तब तक स्फेरिकल नहीं लेगा जब तक वो डस्ट हट नहीं जाती, क्योंकि डस्ट जो है मरकरी के लिए क्या है, इनसोल्यूबल है, और यहाँ पर सोल्यूबल में तो हम जान ही रहे कि जो मिक्सअप होगी कंप्लीटली, सोल्यूबल हो अच्छे से, वहां सरफेस टेंशन इंक्रीज कर जाएगा। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है। कैमरा चेक कर देते हैं, तो कैमरा चल रहा है धड़ल्ले से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है कि फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड, if we rise the temperature, if we rise temperature, surface tension decreases, surface tension decreases। ऐसा ही कुछ हमने देखा था विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी का जो वेरिएशन था विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो दोनों के लिए अलग था, एक लिक्विड के लिए और एक गैस के लिए, ठीक है ना। लिक्विड में हो सकता है बढ़ रहा हो गया, गैस में जो भी था, तो दोनों के लिए हमने अलग अलग था, एक में बढ़ रहा था एक में कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम केवल लिक्विड की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन इज नॉट पॉसिबल इन गैसेस। क्यों, क्योंकि उनमें फ्री सरफेस का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। सिंपल सा समझिए ऐसा। चलिए, अब फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। ये सीधा सा सवाल एक बार पीएमटी में पूछा गया था, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन पर क्या होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, ठीक है। चलिए, अब ये डेली लाइफ में भी काफी रिलेटेड है, कैसे देखिए। उससे पहले ग्राफ बना देते हैं इसका, कि टेम्परेचर और सरफेस टेंशन का ग्राफ कैसा, टेम्परेचर और इधर ले लेते हैं सरफेस टेंशन। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसका नेचर कुछ ऐसा होगा कि सरफेस टेंशन यहाँ से कुछ रहा होगा, फिर कम होता गया, ठीक है। तो ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। यहाँ जीरो क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें एक और कंसेप्ट भी आता है क्रिटिकल टेम्परेचर करके, ठीक है। तो उसमें हम नहीं जा रहे, केवल इतना समझो कि फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड
इफ वी राइज द टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, और उसका ग्राफ ऐसा होगा डिक्रीज। ठीक है, बस आसान भाषा में इतना। चलिए, ग्राफ हो गया। अब इसका हम डेली लाइफ एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है कि मोस्ट ऑफ द कॉटन फैब्रिक, मोस्ट ऑफ द जो कॉटन फैब्रिक होते हैं उन पर लिखा होता है वॉश विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, अब एक चीज हमें पता है कि जो वाटर है वो डिटर्जेंट के साथ मिल करके, डिटर्जेंट के साथ मिल करके क्या कर देगा, सरफेस टेंशन को कम करता है, सरफेस टेंशन कम करता है। और सरफेस टेंशन जब कम होता है तो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, राइट। क्यों करते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, जिससे वो आसानी से कपड़ों की जो डस्ट होगी, डर्ट होगी, वो बाहर लेके चल जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ये तो पहला पॉइंट क्लियर है। लेकिन ऐसा क्यों लिखा होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम हो जाने का मतलब क्या हो गया, वो जितनी भी धूल डस्ट है वो सब लेके जाएगा। तो वो तो आप कहेंगे सर सही है, तो लेके जाना ही चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कॉटन फैब्रिक का जो कलर होगा, कॉटन फैब्रिक का जो कलर होगा वो भी साथ में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी कलर चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है आपको क्या करना है, कोल्ड वाटर से धोना है, ताकि उसका टेम्परेचर कम रहेगा, सरफेस टेंशन ज़्यादा रहेगा, तो उस कपड़े का जो कलर होगा वो कभी नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो हाइट मतलब हॉट वाटर से आपको कभी भी कॉटन जो फैब्रिक है उनको नहीं धोना है। ठीक है, चलिए, लेकिन कई बार सर हम हॉट वाटर यूज करते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है। उसका कंसेप्ट बढ़िया है। हॉट वाटर को यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए व्हेन वी नीड टू रिमूव टफ स्टेन, इन ऑर्डर टू रिमूव टफ स्टेन। तब हम कलर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कलर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दाग अच्छे हैं। ठीक है, परफेक्ट सर। चलिए, तो ये हो गई सरफेस टेंशन की कहानी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना भाई। हाँ, मैंने एक्सप्लेन किया है केवल। एस टी का मतलब, एस टी मतलब क्या है, सरफेस टेंशन। चलिए, पहला सवाल, चलिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, कहाँ गया, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, है ना। पहला सवाल क्या है कि ऐसा एक लिक्विड थिन फिल्म दिया है यू शेप। ठीक है, कैसा है, यू शेप। तो सवाल समझा दूंगा मैं। तो हियर इट इज गिवन यू शेप्ड वायर थिन फिल्म ऑफ ए लिक्विड। ऐसा अरेंजमेंट आपको गिवन है, यू शेप, और ये थिन फिल्म है ऑफ एनी लिक्विड। कौन सा लिक्विड है गिवन नहीं है, और ये वायर है, और इस पर एक वेट जो है सस्पेंड किया गया है। वेट का वैल्यू दे रखा है, वेट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ठीक है, और द लेंथ ऑफ द स्लाइडर, यानी कि इस वायर का जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ ऑफ स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, और क्या डाटा है, एंड इसका वेट कुछ नहीं है, स्लाइडर जो वायर है वेट इज नेग्लिजिबल। चलिए, और क्या गिवन है,
द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म, यही क्वेश्चन है। द सरफेस टेंशन of the liquid film is, ये फाइंड करना है। क्या करेंगे देखिए, ऑप्शन दिए हैं इसमें 0.025 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन बी 0.06 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी 0.15 न्यूटन पर मीटर एंड ऑप्शन डी 0.05 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये AIEEE में पूछा सवाल है 2008 में। ओके, तो इतना हमें पता है अबाउट ए लाइन, तो ये हमने स्लाइड में पढ़ ही रखा है क्या, कि नीचे अगर वेट W लगेगा तो यहाँ जो फिल्म बनी है जिस लिक्विड से, तो उन लिक्विड का वहां पर हम क्या कहेंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल से। यहाँ पर जो फिल्म बनी है, फिल्म मतलब क्या है, फिल्म का मतलब है लिक्विड की लेयर बनी है। ठीक है ना, चलिए, तो जो भी लिक्विड होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट, ये इसे अट्रैक्ट, यानी कि सभी मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स है। तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे को अट्रैक्ट करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा F, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और ये लग रहा है लेंथ L पर। L कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ये वायर है ना, और वायर का खुद का कोई वेट नहीं है, मासलेस है ना। चलिए, क्या करना है कि फोर्स बैलेंस कर देते हैं। F इक्वल टू क्या आएगा, W। सरफेस टेंशन फाइंड करना है, और तो कोई कंसिडरेशन होगा नहीं, क्योंकि इन इक्विलिब्रियम F इज इक्वल टू व्हाट, W। चलिए, अब ये फिल्म है ऐसा इसने कहा है, और फिल्म है दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर द 2 लेयर्स, है ना। कितना लेयर, 2 लेयर। चलिए एग्जांपल में बता देता हूँ। एक बार बताया था आपको ये एग्जांपल, यानी कि ये लेयर है, ये यू शेप ऐसा। ठीक है, एक लेयर आगे रही होगी, ये वाली आगे, एक लेयर ये पीछे वाली। ठीक है, यानी कि 2 लेयर होती है फिल्म के अंदर, 2 लेयर होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। चलिए, तो 2F इज इक्वल टू वॉट, W कितना दिया है, W इज गिवन 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन, है ना। F इज इक्वल टू वॉट, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, चलिए, लेकिन मुझे सरफेस टेंशन निकालना है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, लिखना फिल्म हैज 2 लेयर, क्योंकि एक यहाँ पर कंफ्यूजन ये होना चाहिए था कि सर यहाँ पर तो लिक्विड का है, चलिए तो दिक्कत है। अगर वाटर कहता या कुछ और कहता तो हम समझ जाते, या सॉफ्ट सॉल्यूशन कहता, देन विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ कि सॉफ्ट सॉल्यूशन के पास 2 फिल्म होती है। लेकिन इसमें कहा है कोई लिक्विड है उसकी फिल्म है, फिल्म है मतलब थिकनेस है, थिकनेस मतलब 2 लेयर तो होगी, तो 2 लेयर होगी, तो ये दिखा दी। ठीक है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 2। लेंथ कितना, 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी कि 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2। चलिए, -2 से -2 खत्म हो गया, क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व कर देते हैं, है ना, मिटा देते हैं इसे। वो लिख तो लिया था ना, 1.5 अपॉन 30 इंटू 2, इसको हटाया 10 आए। चलिए 3 इंटू 2 लिख दे रहा हूँ, उससे क्या हो गया, 10 इंटू 10, 10 की पावर 2। चलिए 3 5 जा 15, और ये कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये आ जाना चाहिए 0.025 न्यूटन पर मीटर
एस, ठीक है ना, ये आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। जो हमने लेक्चर 2 या 3 में पढ़ा है ये स्लाइडिंग वायर का कंसेप्ट, तो यहाँ काम आया, ऐसे लिख लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू में है 3D टाइट्स, मैं पूरा लिख देता हूँ, ये सवाल अच्छा है, सोचने लायक है, वैसे एक ही लाइन का है आंसर तो ना। ए थ्रेड इज टाइड slightly loose to a wire, okay, to a wireframe as shown in figure. Okay, the frame is dipped into a soap solution, क्वेश्चन मेरे साथ लिखते जाइए, and taken out. बहुत ही खतरनाक ये सवाल है, इतना खतरनाक पहला आपने नहीं देखा होगा ऐसा। द फ्रेम इज कंप्लीटली कवर्ड, पहला आपने सरफेस टेंशन पढ़ा है नहीं तो कैसे देखा होगा, इसलिए खतरनाक है। द फ्रेम इज कंप्लीटली कवर्ड विद द फिल्म when the portion A punctured with the pin, पंक्चर हो गया ये तो क्या करें दिन दहाड़े, द थ्रेड बिकम, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये लीजिए ऑप्शन 4 है, बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन देना पड़ेगा वरना बताएंगे कैसे। बिकम कॉन्केव टुवर्ड्स ए, बिकम कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ए, या फिर इसमें ए और बी ऑप्शन दोनों आएगा या फिर नहीं पता। ओके, तो ऐसा डायग्राम दिया है, क्या है कि ये एक फ्रेम है वायर का ऐसा, है ना, उसको क्या किया हमने कि सोप सॉल्यूशन में डुबो दिया, फिर बाहर निकाल लिया, तो सोप का क्या बन गया होगा, लेयर बन गया होगा ना ऐसा, ये सोप का लेयर बन गया होगा, मतलब सोप सॉल्यूशन है अंदर, बिना सबसे टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब इसने कहा कि ए और बी दो पोर्शन है, क्या है, इसने एक थ्रेड लिया, तो ये ऐसा था, पूरा अरेंजमेंट दिखा देते हैं, ये ऐसा, ये पूरा एक फ्रेम है, इसको सोप सॉल्यूशन में डुबो दिया, वापस निकाल लिया, तो एक लेयर बन गई ऊपर, सोप फिल्म बन गया, ठीक है, लेयर नहीं कहेंगे, फिल्म कहेंगे। और यहाँ पर उसने कहा कि एक थ्रेड कैसा रखा हुआ है, थ्रेड ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ये थ्रेड है, ये पोर्शन को उसने कहा है ए, ये पोर्शन को उसने कहा है बी, ये हुआ सवाल कंप्लीट। अब वो क्या कहना चाहता है कि भाई सोप सॉल्यूशन में डुबोया, फिर निकाल दिए, फिर हमने थ्रेड रखा, और थ्रेड रखने के बाद नाउ व्हेन द पोर्शन ए पंक्चर्ड, ऐसे धीरे से पिन खटक, ठीक है, पंक्चर्ड विद द पिन द थ्रेड, तब थ्रेड का क्या होगा, थ्रेड कॉन्केव टुवर्ड्स ए, मतलब कॉन्केव का मतलब क्या होता है, ऐसा, ये कॉन्केव, ठीक है, ऐसा तो कॉन्वेक्स, तो कॉन्केव टुवर्ड्स ए मतलब ऐसा हो जाएगा, ए से इधर, या फिर बिकम कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ए, या फिर ऐसा हो जाएगा, या फिर दोनों कंडीशन आएगी, या फिर नहीं कहा जा सकता कुछ। तो सोचिए इसे, बताइए जल्दी से, 1 मिनट का समय दिया।
बताएं। चलिए, क्या होगा कि जैसे ही आप पंक्चर करेंगे यहाँ पर, तो जितना ही सॉफ्ट सॉल्यूशन होगा वो सब तो यहाँ से हट जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा जहां से आपने पंक्चर किया है। यानी कि जो पंक्चर जहां से आपने किया है वहां से सॉफ्ट सॉल्यूशन हट गया, वो सॉफ्ट सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, इस पोर्शन में आएगा। ठीक है, यहाँ आया, वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इधर आओ, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, ये इसको अदर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको, तो कुल मिला के इसको अट्रैक्ट करेगा। करेगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये पूरा जब तक खींच नहीं जाएगा तब तक ये रहेगा ऐसा, यानी कि कुल मिला के ऐसा हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी, मतलब पूरा उसकी तरफ खींचने लग जाएगा, उसकी तरफ चल जाएगा। तो नाउ इट्स कॉनकेव, कॉनकेव टूवर्ड्स ए, तो कॉनकेव टूवर्ड्स ए। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अच्छा था। चलिए लिख लीजिए फटाफट से, एक और करते हैं। काफी क्वेश्चन का सीरीज लिखा हुआ आज मैंने आप लोगों के लिए, चलिए मिटा देते हैं ना। अगला है जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन था वो सीईटी का था, पहले दो, ये दो, और अभी जो हम तीसरा कर रहे हैं वो है जेईई मेंस का। इसके बाद जो करेंगे वो दो है नीट के। तो लगभग सभी का मिक्सअप किया है मैंने। ऑन हीटिंग वाटर, ये सवाल बढ़िया है समझने के हिसाब से। ऑन हीटिंग वाटर, bubbles being formed, bubbles being formed at, मेरा इंतजार मत करो, लिख लो साथ साथ में, है ना, ये सर लिख रहे हैं तुम भी लिख लो, तुम्हें क्या दिक्कत। एट द बॉटम ऑफ द वेसल, detach and rise, detach and rise, take the bubble to be sphere, take the bubble to be sphere of radius r। क्या सर ये बबल बार बार आ जाता है, आएगा ही भाई, क्या कर सकते हैं। एंड मेकिंग सर्कुलर कॉन्टेक्ट, इसमें डायग्राम गिवन है ना, वैसे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, आप किसी भी बुक में देखेंगे तो। ऑफ रेडियस स्मॉल r विद द बॉटम ऑफ द वेसल। अभी यहाँ पर इसमें क्या है कि दो कंसेप्ट साथ में लगेंगे, पिछले चैप्टर का भी यहाँ पर और इस चैप्टर का भी। विद द बॉटम ऑफ द वेसल, ओके, विद द बॉटम ऑफ द वेसल, if small r, if small r is less than capital R, and the surface tension of water, ये कैपिटल R लिखा हुआ है ना, कैपिटल R, surface tension of water is T, 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 T for T, T for T, T A, T चाय, है ना। वैल्यू ऑफ R just before bubbles detach H। चलिए इसका डायग्राम बना देते हैं, सवाल समझाएंगे भी, चिंता नहीं कीजिए, चिंता नहीं करता। यहाँ पर एक ऐसा दिया है बबल, जिसका रेडियस कितना, कैपिटल R, ठीक है, और ये वाटर में रखा गया है ऐसा। ओके,
और इसने कहा है, अब सवाल भी पढ़िए, ऑन हीटिंग वाटर बबल्स बीइंग फॉर्म, बबल बना, ठीक, फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल, डिटेच एंड राइज, यानी कि बबल बनता है, यहाँ से ऊपर उठता है, यानी डिटेच हुआ और ऊपर चल जाता है। टेक द बबल टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक बबल मान लो जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ऐसा गिवन है ना, मैं समझा रहा हूँ। एंड मेकिंग सर्कुलर कॉन्टेक्ट ऑफ रेडियस स्मॉल आर, यानी कि ये क्या कर रहा है कि ये जो पोर्शन है नीचे वाला, इसके साथ सर्कुलर कॉन्टेक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? सर्कुलर कॉन्टेक्ट, ऐसा गिवन है भाई, है ना, ऐसा गिवन है। चलिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है, यानी कि नीचे वाला एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? आर है, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? 2r, वो गिवन है कि पूरा लेंथ ये कितना है? 2r, ठीक है ना। यानी कि नीचे भी एक सर्कुलर कॉन्टेक्ट बना है, ऐसा मान लेना आपको। फिर दिया है इफ स्मॉल r इज लेस देन वेरी वेरी लेस देन r, कैपिटल R, एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कैपिटल T, वैल्यू ऑफ स्मॉल r, तब आपको बताना है स्मॉल r का वैल्यू, इस स्मॉल r का वैल्यू यानी कि सर्कुलर कॉन्टेक्ट की जो रेडियस r बन रही है उसका वैल्यू बिफोर बबल्स डिटेच इज, क्या होगा? सवाल काफी मजेदार। चलिए क्या करना है, देखिए सिंपल सा है कि बबल अगर ऊपर जाएगा, यहाँ से डिटेच होगा, तो बबल को ऊपर ले जाने में कौन हेल्प करेगा? इट्स वेरी वेरी सिंपल, कि कोई भी चीज फ्लूइड के अंदर ऊपर जा रही है, दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स विच हेल्पिंग इट, दैट इज द बुयांसी फोर्स। या फिर ऐसे समझो, कोई भी क्या है, बबल है लिक्विड के अंदर, या कोई भी पार्टिकल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके ऊपर क्या लगता है? हमेशा लिक्विड एक फोर्स लगाता है, दैट इज द अपथ्रस्ट, दैट इज अपथ्रस्ट। तो बबल पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, अपथ्रस्ट, ठीक है, बढ़िया। अब और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और भी फोर्स लग रहा है, देखो ये बबल है, ये इसका रेडियस r है, ठीक है, तो रेडियस कैपिटल R भी नो। अब हमें पता है कि ये कॉन्वेक्स साइड है और ये कॉनकेव साइड है, तो चारों ओर लिक्विड है, तो लिक्विड भी क्या कर रहा होगा? प्रेशराइज कर रहा होगा, है ना। तो वी कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला, P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स इज इक्वल टू 2s/r, जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं इसे क्या कह देता हूं? डेल्टा P कह देता हूं 2s/r, यानी कि इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या है? 2s/r। ज्यादा कहाँ का? ज्यादा यहाँ का, यानी कि अंदर से प्रेशर लग रहा होगा। यस, इधर से इधर से इधर से इधर 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 लग रहा होगा, 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 ठीक है। तो उसे डिटेच कहाँ से होना है? बॉटम से। तो हम बॉटम पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, दैट वी ओनली कंसिडर। तो ये सर्कुलर कॉन्टेक्ट बना रहा, इसका रेडियस क्या है? r है, ठीक है। इसको भी मैं ब्लैक से बना देता हूं। अब अंदर वाला जो पोर्शन है कॉनकेव साइड, वो इस पर प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा, यानी कि देयर विल बी ए प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स, लेकिन इस साइड से लगेगा क्योंकि कॉनकेव का प्रेशर ज्यादा है, तो यहां से प्रेशर डिफरेंस ओवरऑल लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अपथ्रस्ट कहाँ लग रहा? ऊपर की तरफ, लेकिन वो तो फोर्स है, ये तो प्रेशर है। हमें यहाँ भी क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, ताकि हम फोर्स और फोर्स को क्या कर दें? इक्वल। चलिए, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एरिया। ये जो प्रेशर लग रहा है इस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो हियर इट इज फोर्स डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि नीचे फोर्स लग रहा है डेल्टा पी इंटू आर स्क्वायर। कितना लग रहा है? डेल्टा पी इंटू आर स्क्वायर, ओके। और ऊपर क्या लग रहा है? अपथ्रस्ट। यहाँ तक ठीक? चलिए लिख लीजिए यहाँ तक, फिर मैं मिटा देता हूँ। ओके, मिटा दो। अब हमें क्या करना है? डिटेच करना है। तो डिटेच कब होगा? व्हेन द अपथ्रस्ट फोर्स इज ग्रेटर देन, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए।
अपसेट फोर्स जैसे ही इस नीचे लगने वाले फोर्स से यानी कि डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा होगा तब वो क्या कर जाएगा, डिटेच कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? जी हाँ, डिटेच करेगा। चलिए पढ़ते हैं। कोई पास में जानवर है, चिल्ला रहा है, बिल्ली होनी चाहिए। तो U मस्ट बी, और सॉरी, डेल्टा P इंटू पाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। बढ़िया। डेल्टा P का वैल्यू कितना है? 2s/r, जहां r क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस यानी कि रेडियस ऑफ बबल। ठीक है, नाउ यू कैन फिल द क्वेश्चन, है ना। अपथ्रस्ट फोर्स क्या है? V रो G। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दिया है आपको रो W, वाटर का है ना। चलिए, तो ये होता है V, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स यानी कि वॉल्यूम ऑफ बबल इमर्स। कितना वॉल्यूम इमर्स है? ये तो स्फेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कौन सा? स्फीयर का रेडियस r। ठीक है, तो 2s/r इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। चलिए अब तो खत्म हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम। 2 2 जा 4, ये आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। तो आर ही निकालना है ना, तो आर को इधर रख सकते हैं, बाकी उसको भेज दो उधर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू आर क्यूब, क्या हो जाएगा? आर की पावर 4। चलिए एस ऊपर है, नीचे चल जाएगा एस, रो डब्ल्यू जी। बढ़िया। आर इक्वल टू वॉट? आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 रो डब्ल्यू जी अपॉन एस। सो हियर इट इज योर आंसर कि जब वो डिटेच होगा तो ये उसका आर का वैल्यू होगा, स्मॉल आर का, नीचे वाले जो सर्कुलर कॉन्टेक्ट में। लिख लीजिए इसे। ये था जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन। आगे बढ़े, बढ़ना ही पड़ेगा। जी हाँ, बढ़ना ही पड़ेगा। जोश लाइए अपने अंदर, टूट पड़िए सवालों पर। अगला सवाल करें। चलिए अगला सवाल ये रहा। सर्टेन नंबर ऑफ, इसे मैं पूरा लिख देता हूँ, ये नीट में है या किस में है नहीं पता, मैं भूल गया। नीट का ही होना चाहिए शायद, या सीबीएसई पीएमटी। हाँ, सीबीएसई पीएमटी का सही है। A certain number of spherical drops of a liquid of radius small r coalesces to form a single drop coalesces का मतलब जुड़ जाना, एक ही ड्रॉप बन जाना, है ना। हम सब एक, यूनाइटेड, टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस r and volume v. Volume v if T is the surface tension, है ना, T is the surface tension। पास में एक बिल्ली चिल्लाई जा रही है बच्चों, उसे लॉकडाउन से काफी दिक्कतें हैं, नहीं चाहती कि लॉकडाउन और बढ़े 17 मई के बाद। देन एनर्जी इज इक्वल टू, कौन सी एनर्जी की बात हो रही है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। ए सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स, कितनी नंबर ड्रॉपलेट है मुझे नहीं पता, एक ड्रॉपलेट हो सकती है, 10 हो सकती है, 1000 हो सकती है, वी डोंट नो। तो लेट अस अज्यूम n ड्रॉपलेट्स,
n droplets of radius small r are combined to form a big droplet of radius capital R। ठीक है, चलिए बढ़िया। And volume V, a certain number of spherical drop of a liquid of radius small r coalesces to form a single drop of radius r and volume V। इसका वॉल्यूम क्या है? V है। ठीक है, वॉल्यूम V है। ओके, T इज द सरफेस टेंशन, देन एनर्जी। तो एनर्जी बच्चों यहाँ पर सरफेस टेंशन के लिए कौन सी एनर्जी होती है? सरफेस एनर्जी, है ना। वो ऐसा कहेगा नहीं कि सरफेस एनर्जी निकालना है, सरफेस एनर्जी की ही बात करेंगे इन केस ऑफ सरफेस टेंशन। इट्स वेरी सिंपल, डेल्टा यू इज इक्वल टू वो, डेल्टा यू इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए, है ना। अब एस क्या है? एस सरफेस टेंशन है, उसने कहा कि एस मत मानो, क्या मान लो? टी। चलिए मान लिया, टी इंटू डेल्टा ए। ठीक है, अब क्या सरफेस टेंशन तो टी हो गया, एरिया का क्या हो रहा होगा? एरिया ये हुआ है स्टूडेंट कि पहले इनिशियल एरिया ये रहा होगा और फाइनल एरिया कुछ रहा होगा इसका, है ना। चलिए इनिशियल एरिया क्या आएगा कि एक ड्रॉपलेट का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो एन ड्रॉपलेट का हो गया एन 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए ए फाइनल क्या आ जाएगा? ए फाइनल आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि जब बहुत सी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बनाती है तो इस प्रोसेस में एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जा रहा मतलब पहले एनर्जी क्या थी? ज़्यादा थी। एरिया कम हो गया तो एनर्जी भी क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि एनर्जी क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। क्या करेगा बच्चों? रिलीज करेगा। एरिया ज़्यादा था मतलब पहले एनर्जी ज़्यादा थी, अब एरिया कम हो गया, है ना, तो एनर्जी कम हो गई। तो पहले अगर मेरे पास 10 जूल थी, अब 8 जूल हो गई, तो बताइए चेंज इन एनर्जी कितना है? 2 जूल। वो 2 जूल कहाँ जाएगा? बाहर, यानी कि एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, ये पूछा हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए, तो चलिए ए फाइनल माइनस ए इनिशियल लिख देते हैं उससे, क्योंकि डेल्टा यू, क्योंकि टी डेल्टा ए क्या होगा? ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। अरे इसे लिखा, डेल्टा ए को क्या लिखेंगे? ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ए फाइनल कितना? 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ए इनिशियल कितना? एन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ओके, अब क्या करें? अब ये करते हैं कि कुछ काम करते हैं। कुछ काम ये है कि आर पता है तो स्मॉल आर नहीं पता है, दोनों में से कोई, दोनों या नॉन है वैसे तो किसी एक में रखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि फाइनल वॉल्यूम क्या माना इसने? वी माना, और अपने अकॉर्डिंग फाइनल वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसी को इसने क्या कहा है? वी। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था? इनिशियल वॉल्यूम था n 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हाँ सही है, ये तो सही है बताया सर आपने। क्या करेंगे अब ये करेंगे कि ये भी तो किसके इक्वल होगा? v के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, है ना। टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा? v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल इज इक्वल टू व्हाट? v। और v फाइनल का वैल्यू हम जानते हैं और v इनिशियल का वैल्यू भी हम जानते हैं, n/4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? v। एंड इसका वैल्यू v है, इसका भी v है। चलिए, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। अब कहानी बदलते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। डेल्टा यू इज इक्वल टू टी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए, क्या करने का? मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
और आर से भी, ठीक, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से भी। क्या हो गया ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 3v/r। ठीक है, ये बस फॉर्म चेंज किया, आंसर हो गया अपना, है ना। चलिए अब इसको भी ऐसा ही कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड और r से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया, v हो गया, यानी कि 3v/r। ठीक है, तो 3v कॉमन है, 3v कॉमन है, 3vt, 3v कॉमन ले लिया, t बाहर था, क्या जाएगा 1/r माइनस 1/r। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन सरफेस एनर्जी, ये होगा जो कि एनर्जी रिलीज करेगा। लिख लीजिए इसे धड़ल्ले से, लास्ट सवाल करते हैं इसके बाद, है ना। इसमें कोई डाउट रह जाए तो बताना। सिंपल सा कंसेप्ट था, टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसने पहले कह दिया इसका वॉल्यूम v है, तो इन सब का मिलाकर के भी क्या होगा, v होगा, है ना। तो हमने वही किया, ये बस फॉर्म चेंज किया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, आसान है, चलिए। नीट फेज सेकंड में 2016 में पूछा हुआ है। इसके बाद एक लेक्चर और ले लेंगे आपके न्यूमेरिकल के लिए, है ना, ताकि बिल्कुल ही कोई डाउट ना रहे दूर दूर तक। चलिए, 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1, ρ2, ρ3, रोहन नहीं, रोवन कहा मैंने, रोहन सुन ले रहे हो, और ऐसा गिवन है, ρ1 greater than ρ2 greater than ρ3 having the same value of surface tension. Same value of surface tension T rise to same height in 3 identical capillaries the angle of contact। बस ये समझने लायक है, मैथमेटिक्स है इसमें थोड़ा सा, उम्मीद है नीट वाले कर पाएंगे क्योंकि नीट में ही पूछा है, सीटी और जेई वाले तो कर ही लेंगे, उम्मीद है इतना तो। θ1 is less than θ2 is less than θ3 greater than equal to 0 डिग्री less than 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है पाई is greater than θ1 is greater than θ2 is greater than θ3 is less than π/2। ओके, तीसरा π/2 से 0, ओके, और फिर ये है π/2 से θ1 greater than θ2 greater than θ3 एंड लेस देन पाई। बस ये है बच्चों, ना कोई डायग्राम है ना कुछ और है। इसी के साथ आज का अपना लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, बधाई हो आप सभी को, है ना। हम लेक्चर कंप्लीट करने की ओर आ गए। चलिए क्या करते हैं, 3 लिक्विड है, 3 लिक्विड है राम, 3 लिक्विड, पहले का डेंसिटी ρ1, दूसरे का ρ2, तीसरे का ρ3। बढ़िया, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, और डेंसिटी के लिए कहा गया है कि ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस टेंशन T सबके लिए सेम है, और सभी जो है सेम हाइट राइज करते हैं कैपिलरीज में, यानी कि ये ऐसा था, ये ऐसा है, ये ρ1 है, ये ρ2 है, इसमें ρ3 है, लिक्विड जो हमने डाल रखा है। इसका सरफेस टेंशन T है, इसका भी T है, इसका भी T है। ठीक, अब इसने कहा कि कैपिलरी लीजिए और डिप कर दीजिए इसमें। डिप करने के बाद आपने देखा कि लिक्विड इसमें h हाइट तक गया, इसमें भी h हाइट तक ही गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसमें भी h हाइट तक गया, सब में सेम हाइट पर गया।
लेकिन सबका डेंसिटी क्या है, अलग अलग है रिलेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि ρ1 सबसे बड़ा, ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3। चलिए ऐसा कैसे हो सकता है, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पूछा है, तो इसमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसा कुछ आएगा कि यहाँ पर एक टेंजेंट लेते हैं, यहाँ ऐसा लेते हैं, तो इसके लिए θ1 रहा होगा, इसके लिए θ2 रहा होगा, इसके लिए θ3 रहा होगा। लेकिन 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 हाइट का फॉर्मूला सब में सेम है, तो एक चीज सेम आएगी, 2t, टेंशन क्या माना है, 2t cos θ r rho g, ठीक है। हाइट सब में सेम है, ये तो कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन सब में सेम है, टी आर, रेडियस ऑफ ट्यूब कैपिलरीज सब में क्या है, आइडेंटिकल है, 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, तो आर भी क्या होगा, कांस्टेंट। रो सेम नहीं है ऐसा उसने कह दिया, और जी तो सेम है, यानी कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो और डेंसिटी चेंज हो रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट है, यानी कि रो इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। चलिए तो जैसे जैसे जिस रिलेशन के अकॉर्डिंग रो चेंज होगा, उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग थीटा भी क्या होगा, चेंज होगा। इफ रो इंक्रीजेस, यहाँ पर cos थीटा भी इंक्रीज करेगा, cos थीटा विल इंक्रीज नॉट थीटा, ठीक है। चलिए सो गिवन ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3, है ना। अब अगर रो बढ़ गया है तो ρ1 बढ़ा है, तो θ1 इज ग्रेटर देन, सॉरी cos θ1, क्योंकि cos के साथ में ना रो और cos थीटा का रिलेशन, नॉट ओनली थीटा, cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2 इज ग्रेटर देन cos θ3, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे सारे जो डाटा है θ1 θ2 θ3 में, तो क्या करेंगे देखिए, ऐसा करेंगे कि हमें पता है कि x1 अगर ऐसा रिलेशन दिया हो, x1 x2 x3, ठीक, तो अगर मैं इनके साथ साइन वाला पोर्शन साथ में लेता हूं, यानी कि sin x1 sin x2 sin x3, ठीक है। अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x3, फिर मैंने साइन लगा दिया सबके साथ में, मैंने ऐसा लिया, तो ये साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। और समझो, अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 देन माइनस x1 इज लेस देन माइनस x2, यानी कि माइनस कॉमन लेने की बात, ठीक है। तो ये था कि इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अगर मैं cos वाला टर्म हटा देता हूँ। सो θ1 इज लेस देन θ2, साइन चेंज हो जाता है इनइक्वलिटी में जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं, यानी कि cos कॉमन था, मैंने हटा दिया। अब लिक्विड सब में क्या कर रहा था, राइज कर रहा था, लिक्विड सब में क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। अगर लिक्विड राइज कर रहा है कैपिलरी के अंदर, तो राइज करने पर थीटा जो होता है वो ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होता है, ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि इनमें से चाहे कोई सा भी एंगल हो वो हमेशा क्या रहने वाला है, लेस देन 90 डिग्री ही रहने वाला है, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा। दैट्स हाउ इट्स ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। तो इसी के साथ आज का अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, छोटा सा भी डाउट, बिल्कुल उसे आप क्लियर कट कीजिए, ठीक है ना। और अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे जिससे आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन आजमा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तब तक बाय बाय, पढ़ते रहिए।